हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर लेके आए। इस प्यारे से नए चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बेटा, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर दी 4 मार्क्स। सर हो सकता है कहने का मतलब क्या? बच्चे ये चैप्टर आपके हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आता है। अरे हाँ कि ना? डन। तो ये 4 मार्क्स तक का चैप्टर आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये हाफ एन आवर कुछ का वीडियो बनेगा, जितने मिनट का बने इस वीडियो को फटाफट आप देख लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन यहां से आए तो आपसे बन जाए। इजी मार्क्स नहीं छोड़ना। चलिए आज समझना स्टार्ट करते हैं क्या होता है सब्सिडरी बुक वगैरह। तो यहां सबसे पहले बोला गया सब्सिडरी बुक्स आर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अकाउंटिंग मास्टर देम टू स्ट्रीमलाइन योर रिकॉर्ड्स। तो बच्चे यहां तो इन्होंने एक मोटिवेशनल थॉट जैसा दे दिया, कहा कि सब्सिडरी बुक्स क्या है, तो बोल दिया तो भैया बैकबोन है अकाउंटिंग सिस्टम की, जहां पे आप क्या पर्पस काम करना चाहते हो, आप सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो। तो कहा बेहतर अगर आप करना चाहते हो तो आपको सब्सिडरी बुक्स बनाना पड़ेगा। हमने बोला यार ये सब फालतू बातें मत करो, हमको सिंपल मतलब बताओ कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या है। फिलॉसफी वगैरह हम बाद में सुनेंगे। चलो बच्चों, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं सब्सिडरी बुक को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि ये है, कौन है ये है बहुत स्मार्ट लड़का, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़का। ये देखो आप, क्या बात है साहब। और इस स्मार्ट लड़के का नाम है, मान लो आप, संजू बाबा। क्या नाम भैया इसका? संजू बाबा। अरे हाँ कि ना? डन। अब ये जो संजू बाबा है ना, ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, संजू बाबा क्या करता है, संजू बाबा है ना, बहुत सारे है ना इनकी, मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड्स वगैरह। अरे संजू बाबा के 3 बच्चे, तो इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। मान लीजिए आप इनकी इनकी 10 गर्लफ्रेंड है। अरे भाई साहब, 10 गर्लफ्रेंड है संजू बाबा की। ठीक है, मान लो एक गर्लफ्रेंड का नाम है ईना, एक का नाम हो गया टीना, एक का नाम हो गया मीना, एक का नाम हो गया जीना। ऐसे करके इनके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। अरे हाँ कि ना भैया? संजू बाबा लाइफ जी रहे, संजू बाबा। अब ये जो संजू बाबा लाइफ जी रहे हैं बच्चे, इनके पास ये रहा इनका एक मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन में दिक्कत ये है कि इसमें एक सिम रहती है, और एक सिम रहने के बाद इसमें 10 गर्लफ्रेंड के फोन आते हैं। संजू बाबा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ईना से बात हो रही है, मीना से बात हो रही है, टीना से बात हो रही है। इसके बाद इसी मोबाइल फोन पे इनके काम के फोन भी आते हैं कि भाई इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट करें, उस मूवी का शूटिंग स्टार्ट करें, इस मूवी का प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, ये सब भी कॉल आते हैं। इसी पे इनके फैमिली के कॉल भी आते हैं कि भैया कहाँ हो, कब आओगे, रात हो गई है घर पे, पापा पूछ रहे हैं आपके बारे में, ये सब कॉल भी आते हैं। संजू बाबा बड़े स्ट्रेस में हो गए, कहते यार मैनेज ही नहीं हो रहा यार, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं ना, ये मैनेज हो रही हैं, सबके फोन आते हैं, समझ नहीं आता कब किससे क्या बात करी थी, किससे लास्ट टाइम कब बात हुई थी। और यहीं पे घर के फोन आ रहे हैं, प्रोजेक्ट के फोन आ रहे हैं, काम के फोन आ रहे हैं, सबके फोन एक ही पे आ रहे हैं। तो संजू बाबा से मैनेज करने में चीजें मुश्किल में आने लगी। तो संजू बाबा ने क्या कहा, संजू बाबा ने कहा कि भाई काम करता हूं मैं, है ना, घर वालों के लिए इस मोबाइल फोन को यूज करूंगा, घर वालों के बाद अलग मोबाइल फोन लेता हूं काम का। तो काम वाला जो मोबाइल फोन होगा वो एक अलग हो जाएगा, जिसमें सिर्फ काम के कॉल आया करेंगे, वर्क रिगार्डिंग। इसके बाद उन्होंने क्या करा बच्चे, मान लीजिए 3 मोबाइल फोन और ले लिए, और ये गर्लफ्रेंड के नंबर बांट, इस पे कॉल करती हैं 4 गर्लफ्रेंड, इस पे करती हैं 3, इस पे करती हैं 3, ऐसे कर करके इन्होंने नंबर बांट दिए मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ, क्या संजू बाबा पहले के हिसाब से ज्यादा बेहतर चीजों को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अरे सर बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, हर एक चीज को मैनेज करने के लिए अलग अलग मोबाइल फोन यूज कर लिया, और उससे मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर हो गया। तो यहां पे ये जो अलग से मोबाइल फोन यूज करे गए ना बच्चे, इनको कहा जाएगा सब्सिडरी मोबाइल फोन्स, एडिशनल मोबाइल फोन्स। अरे हाँ कि ना? और ये जो मोबाइल फोन है ना, पुराना वाला घर वाला, ये हो जाएगा इनका प्रॉपर मोबाइल फोन। अरे हाँ कि ना? ओरिजिनल मोबाइल फोन। तो बच्चे ये इनके एडिशनल मोबाइल फोन्स आ गए। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके आता हूं हमारे यहां पे। मान लीजिए साहब कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ये उसका बिजनेस है, और बिजनेसमैन का नाम है, ये रहा बिजनेसमैन, व्यापारी बिजनेसमैन का नाम है राजू। ये रहा राजू। अब ये जो राजू है ना, ये अपने धंधे को जबरदस्त मेहनत कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है, और ये धंधे का हिसाब किताब भी एकदम बरोबर रखना चाहता है। तो राजू ने पता चला कि साहब धंधे में साल भर में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, मान लीजिए राजू के धंधे में साल भर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, हजारों ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे। उसने क्या करा, सारे ट्रांजेक्शन को हिसाब किताब प्रॉपर करने के लिए एक किताब में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अरे हाँ कि ना? उसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया।
अब जो उसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चे, तो इस किताब को जो रिकॉर्ड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? जर्नल एंट्री। और इस किताब का नाम हो गया मेरे बच्चे जर्नल प्रॉपर। क्या नाम हो गया बच्चे? जर्नल प्रॉपर। तो इसके अंदर आपने सारा हिसाब किताब नोट डाउन करना शुरू कर दिया। ये देखो अब बच्चे, एक ही किताब के अंदर सारा हिसाब किताब लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर है ना 10,000 एंट्री सेल की पड़ी है, 10,000 एंट्री परचेज की पड़ी है, मोहन से कितना पैसा लेना है, सोहन को कितना पैसा देना है, ऐसी सारी एंट्री इसी के अंदर पड़ी हुई। जब भी भाई ये राजू है ना हिसाब किताब देखने को आता, तो इतना कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब देख के कंफ्यूज हो जाता। कहता यार इतनी सारी जर्नल एंट्री एक में रिकॉर्ड हो गई, इतनी सारी जर्नल एंट्री में कहां ढूंढूं, किससे कितना पैसा लेना, किसको कितना पैसा देना, थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग जाता है। तो इसको लोगों ने बोला कि आपके पास इससे बेहतर रास्ता है। बोलते क्या बेहतर रास्ता है? कहते कि भैया आप सब कुछ एक ही किताब में क्यों लिख रहे हो, आप है ना थोड़ी सी मल्टीपल बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, तो आप एक काम करो ना, इसके अंदर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन को लिखो, इसके अलावा जब आपको लगता है एक जैसे कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, उसके लिए अलग किताब बना लो। जैसे इसने किताब बनाई मेरे बच्चे अलग से, उसका नाम दे दिया कैश बुक। क्या नाम दे दिया बेटा? कैश बुक। इस किताब में क्या करा, इस किताब में सारी चीजें नहीं आई, इसमें सिर्फ कैश की चीजें आ गई, कि जितनी भी कैश के रिगार्डिंग चीजें होंगी वो सब इसमें रिकॉर्ड कर दोगे आप। अच्छा भाई साहब, इसने किताब बना ली, मान लो मेरे बच्चे एक और बना ली सेल्स बुक। सेल्स बुक में सारी चीजें नहीं आई, जितनी भी चीजें साहब आपने सेल वगैरह करी, और बेसिकली मैं टेक्निकली बोलूं तो जो आपने क्रेडिट सेल करी, उधारी पे जो सामान बेचा, वो सामान सिर्फ इसमें आ गया। तो मेरे बच्चे ऐसा अगर ये करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बिजनेस को ज्यादा बेहतर मैनेज कर पाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लेकर आया गया सब्सिडरी बुक का, कि ये जो एडिशनल बुक्स है ना, इनको कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। कि साहब आपको जर्नल बुक तो बनानी ही है जिसके अंदर आप सारा हिसाब किताब लिखें, पर जो रिपीटेड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, बड़े सारे ट्रांजेक्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, उसके लिए आपको अलग से किताबें बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर मैनेज कर पाओगे। मेरे बच्चे सेम जैसे संजू बाबा क्या करते थे, गर्लफ्रेंड को अलग नंबर दे दिया तो गर्लफ्रेंड मैनेज हो जाती थी, वर्क के लिए अलग नंबर रख लिया तो काम मैनेज हो जाता था, फैमिली के लिए अलग नंबर रख लिया तो फैमिली का भी बात कर पाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अरे हाँ कि ना, वैसे ही सेम पैरामीटर पे यहां पर भी काम करा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब हो गया एडिशनल बुक्स। एडिशनल बुक्स क्यों बनाई जाती हैं? तो कहा गया कि जर्नल बुक के अंदर हम अगर सारी एंट्री लिखेंगे तो जर्नल बुक जो है वो 15, 20, 25 हजार पन्नों में भरा जाएगी। इतना सब हिसाब किताब लिखने के बाद पूरे साल का हिसाब किताब देखने में हमको नानी याद आ जानी है। तो कहा कि आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है, बेहतर ग्रो कर रहा है, तो आप एक ही किताब में सब कुछ मत लिखिए। आप जो रिपीटेड ट्रांजेक्शंस हैं, बार बार अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एडिशनल किताबें बनाना शुरू कर दीजिए। मेरी बात समझ में आती है? बरोबर। चलिए आज इधर पढ़ाता हूं आपको। इधर देखिए साहब, सबसे पहले क्या लिखा, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। क्या होता है सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक का मतलब मैंने यहां पे लिख दिया बच्चे, सबसे पहले एडिशनल बुक्स। क्या लिख दिया बच्चे? एडिशनल बुक्स। अब देखिएगा क्या लिखा गया, कहा गया सब्सिडरी बुक्स आर दी स्पेशल जर्नल। ओहो हो बच्चे, पहले आप सब कुछ रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, तो आप उसको प्रॉपर जर्नल बोलते थे या फिर जर्नल बोलते थे, जर्नल एंट्री, जर्नल बुक्स। अरे हाँ कि ना। अब आपने क्योंकि यहां पे कुछ अलग से किताबें बना रखी हैं, उसमें आप एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन को लिखना चाहते हो, तो इनको नाम दे दिया गया स्पेशल जर्नल। क्या बोल दिया बच्चे इनको? स्पेशल जर्नल। इन विच सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। मतलब एक जैसे जो ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह पे लिखेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं बच्चे, मान लीजिए आपने एक स्पेशल जर्नल बनाई कैश बुक। क्या बनाई आपने बेटा? कैश बुक। बताइए कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे कि सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन लिखोगे? तो सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन लिखोगे। तो बच्चे सिमिलर कहने का मतलब कि सारे कैश के सिमिलर ट्रांजेक्शन यहां पे आ जाएंगे। एक बुक बनाई आपने मेरे बच्चे क्रेडिट सेल। क्या बना दी बच्चे? क्रेडिट सेल। इसमें आप सारे सेल के रिकॉर्ड लिखोगे कि जो उधारी पे सेल करी उसके लिखोगे? तो सर जो उधारी पे सामान बेचा है उसका हिसाब किताब यहां पे लिखा जाएगा। तो सारी उधारी पे बेचे हुए सामान का रिकॉर्ड इस किताब के अंदर लिख दोगे मेरे बच्चे। तो इसीलिए बोला गया कि सारे सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया? एक सेकेंड। हाँ, फिर क्या कहा गया
इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर। देखिए क्या बोला गया, आप लोग पहले क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन एक ही किताब में लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक्स, मतलब एक ही किताब में सब लिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, इसीलिए आप मल्टीपल बुक्स बना लीजिए और उनमें उनको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हो बच्चे, क्योंकि बच्चे जैसे आप सबसे पहले बिजनेस का हिसाब किताब जर्नल बुक में लिखते थे, तो आप बोलते थे कि हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, और इसको आप बोलते स्टेप नंबर 1, इसके बाद आप लेजर बनाते थे। बच्चे ये जो है बुक्स हैं, ये जर्नल एंट्री की ही भाई बहन है। ये हो गई सेल्स बुक, ये हो गई परचेज बुक, ये जर्नल एंट्री की ही भाई बहन है। अगर आपने इसमें भी कोई हिसाब किताब को लिख लिया है तो ये ऐसा ही माना जाएगा जैसे आपने जर्नल एंट्री पास कर ली है, अलग से अब इनका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली आपका ओरिजिनल रिकॉर्डिंग हो रहा है ट्रांजैक्शन का, पहली बार रिकॉर्डिंग हो रहा है ट्रांजैक्शन का। तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास ना करते हुए इन किताबों का इस्तेमाल करेंगे, इन किताबों में उनको लिख लेंगे। अरे हाँ की ना, डन। तो देखिए क्या बोला गया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर बिफोर पोस्टिंग टू लेजर। आप पहली बार ट्रांजैक्शन को इसमें लिखोगे और इसमें लिखने के बाद उसको ट्रांसफर कहां कर दोगे, लेजर में, जैसे आप जर्नल में लिख के जर्नल का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते थे, लेजर में। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। सेकंड चीज सर क्या बोला, नीड फॉर सब्सिडरी बुक। क्या जरूरत है सब्सिडरी बुक्स को लेके आने की? अरे मैंने अभी आपको बताया, अगर बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है तो चीजों को मैनेज करने में मुश्किल आने लग जाएगी। तो अगर बिजनेस बड़ा हो गया है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कितना बेहतर मैनेज कर सकते हो, और उस बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए आपको सब्सिडरी बुक का जरूरत पड़ता है, एडिशनल किताबें बनाने का जरूरत पड़ता है। तो देखिए क्या बोला गया, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज, ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन वन जर्नल बिकम कंफ्यूजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ एक ही किताब में लिखना बड़ा कंफ्यूज करेगा और बार बार ढूंढना, टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। तो टू मेक द अकाउंटिंग सिस्टमैटिक, ज्यादा बेहतर अकाउंटिंग बनाने के लिए, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट बनाने के लिए, ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बुक। इसलिए हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल की जगह उसी की जैसी और भी किताबें बना दी, सेल्स बुक, परचेज बुक, और इसमें रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना। पक्की बात। दिस हेल्प इन कंट्रोल एंड इजी वेरिफिकेशन। ये हमको मदद करेगा कि हम लोग आराम से वेरीफाई कर पाए कि हाँ सारा हिसाब किताब प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रिवीजन में पढ़ा रहा हूं इसको और पढ़ा हुआ टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा रैपिडली लेके जा रहा हूं। ये कुछ एडवांटेजेस है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम सीधे इस पे आते हैं। डन। नाउ, कितने तरीके की सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, कितने तरीके की एडिशनल किताबें बनाई जाती हैं मेरे बच्चे, इधर देखिएगा, एडिशनल बुक्स। बच्चों, आज से पहले हम सिर्फ एक ही किताब का नाम जानते थे, उसका नाम क्या था, जर्नल बुक। तो एक तो हमारे पास जर्नल बुक होती है, इसके अलावा बाकी सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स हम बनाते हैं, ठीक है। कितनी सब्सिडरी बुक्स हो गई मेरे बच्चे, इसको मैं अगर हटा दूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इसको मिला के 8 होती है। बेसिकली ये 7 तरीके की सब्सिडरी बुक्स हमको बनाने को पड़ता है, ठीक है। सर कौन कौन सब्सिडरी बुक बनाते हैं, आराम से देखते हैं। सबसे पहले बच्चे यहां पे बोला गया, हम बनाते हैं जर्नल के बाद कैश बुक। क्या बनाते हैं भैया, कैश बुक। तो पहली किताब जो हम बनाएंगे बेटा जी, वो हमने बना दी कैश बुक, हमने लिख दिया सीबी। पक्की बात। अब बच्चों को लॉजिकली समझते चलना, अगर हमने कैश बुक बनाई है तो इसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे, तो इसका नाम ही बता रहा है, इसके अंदर रिकॉर्ड करे जाएंगे ऑल कैश ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करे जाएंगे, सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को यहां जगह दी जाएगी। कैश में सामान आया, कैश में सामान गया, कुछ मैटर नहीं करता, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो यहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन यहां पे आ गए, इंक्लूडिंग कैश परचेस एंड कैश सेल। हो, अगर आपने कैश में सामान खरीदा है, अगर आपने कैश में सामान बेचा है, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन है, अभी के अभी उस ट्रांजैक्शन का फुल एंड फाइनल सब कुछ हो जाना है, सामान आना है, पैसा जाना है, बात खत्म। ना तू मेरे को जानता है ना मैं तेरे को जानता हूं, ठीक है। सामान बेचा, पैसा मिला, बात खत्म साहब। तो अगर कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको आप इसी में रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए क्या बोला गया, रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द कैश परचेजेस एंड सेल्स। पक्की बात। इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम।
मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा इसी पे चर्चा करूंगा सर, तो इस पे हम डेडिकेटेड बात कर लेंगे साहब। आज की चर्चा हमारी इस पे नहीं रहने वाली, बस मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि पहली किताब बनाई हमने कैश, इसके अंदर सारे कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे। इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन अब जर्नल में रिकॉर्ड होने वाले नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड कहां करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डन। दूसरी किताब हमने बनाई दोस्तों परचेज बुक। क्या बनाई बेटा, परचेज बुक। अब मेरे बच्चे परचेज बुक नाम ही क्लियर है, बताइए कि परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करोगे सर? सर परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम ऑल परचेजेस, ऑल परचेजेस। ना जी ना, ना जी ना, गड़बड़ मत कर देना बच्चे। ऑलरेडी आप कैश बुक बना चुके हो, कैश बुक में आपने कैश परचेज को लिख लिया था, तो अगर कैश परचेज को आपने कैश बुक में लिख लिया तो यहां पे भी क्या कैश परचेज लिखोगे, डबल डबल रिकॉर्डिंग करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो कहा गया परचेज बुक में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज। जबरदस्त, क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज। तो परचेज बुक्स रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अरे हाँ कि ना, और वो भी किसकी, गुड्स की, एसेट्स की बात नहीं कर रहे हम। एसेट्स कहने का मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी उधारी पे, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे। आपने फर्नीचर खरीदा उधारी पे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बिजनेस के नंबर ऑफ एंट्री जहां ज्यादा होती है, जो हम रेगुलर सामान खरीदते हैं। तो रेगुलर जो गुड्स आप खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, अगर आप उसको उधारी पे खरीदोगे तो आपको पता होना चाहिए एक किताब देख के कि हाँ भैया किसको कितना पैसा देना है, कब कब देना है। तो आपने उसके लिए किताब बना ली परचेज बुक करके, और इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट गुड्स की परचेज को आपने लिख रखा है। डन। तीसरा हो गया सर, अगली किताब होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है सर, सेल्स बुक के अंदर हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। सर ऑल सेल्स, ना जी ना, वापस गलती नहीं। कैश सेल तो कैश बुक में आ चुकी है, तो इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अरे हाँ कि ना, अगर आपने उधारी पे सामान बेचा है तो वो आ जाएगा। तो रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नॉट एसेट्स। अगेन एसेट्स का सेल यहां पे नहीं आने वाला, स्टॉक के रिलेशन में हम यहां बात कर रहे हैं। स्टॉक को क्योंकि हम एक दिन में 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार बेचते हैं, बार बार बेचते हैं, तो अगर हमने किसी को स्टॉक उधारी में बेचा है तो उसका पूरा हिसाब किताब यहां पे करा जाएगा। डन। इसके बाद बच्चों बनाई चौथे नंबर पे परचेस रिटर्न बुक। बच्चे गुड्स क्या होते हैं, आपके बेचे हुए गुड्स रिटर्न आ जाते हैं। तो जो गुड्स आपने उधारी में बेचे थे, अगर वो गुड्स रिटर्न आ गए तो उसको आप इसमें लिख देंगे। दूसरी अगली हो गई भैया सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, अगर आपने किसी सामान को उधारी में बेचा था और वहां से कुछ सामान आपका रिटर्न आ गया, उसको आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे बच्चे। फिर इसके बाद आ गए आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कि अगर भैया आपने किसी को उधारी में सामान दिया था और बिल बना लिए थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो उसके लिए भी आप एक अलग से किताब बना ही लीजिए, ताकि आप लोग ट्रेस कर पाए कि कब कौन से बिल की मैच्योरिटी डेट आने वाली है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी 8 तरीके की सब्सिडी किताबें बनाई जाती है। क्या मेरी बात क्लियर होगी? तो जर्नल बुक जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे, इन सातों बुक्स को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे ट्रांजैक्शंस आपके जर्नल बुक के अंदर आने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? डन। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। अब इधर देखिए बच्चे, अब इधर देखिए कितना सही हो गया। अब देखिएगा, ये बिजनेस है, बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो बच्चे अगर बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, तो ऑल कैश ट्रांजैक्शन कौन सी किताब में आ जाएंगे, कैश बुक में, इंक्लूडिंग कैश परचेज, कैश सेल। ठीक है। बिजनेस क्या करता है, बहुत ज्यादा लोगों को उधारी में सामान बेचता है, क्रेडिट सेल करता है। क्रेडिट सेल कहां आ जाएगी, सेल्स बुक में। बिजनेस क्या करता है सर, बहुत सारे लोगों से उधारी में सामान खरीदता भी है, क्रेडिट परचेज करता है। क्रेडिट परचेज कहां आ जाएगी, परचेज बुक में। बिजनेस क्या करता है सर, बड़े सारे लोगों से सामान वापस आता है साहब, तो सेल्स रिटर्न होती है। तो सेल्स रिटर्न अगर होती है तो उसके लिए भी हमने अलग से किताब बना रखी है, सेल्स रिटर्न बुक। अगर सामान हम वापस करते हैं, परचेज रिटर्न होती है। परचेज रिटर्न होती है तो उसके लिए हमने बना रखी है परचेज रिटर्न बुक। और इसके अलावा अगर बिल्स रिसीवेबल हैं या बिल्स पेबल हैं तो उनके लिए भी हमने अलग से किताबें बना रखी। ठीक है। इन सब के बाद जितने भी और ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब कहां रिकॉर्ड होंगे मेरे बच्चे, जर्नल बुक में, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे करके 8 तरीके की किताबें बनाई जाएंगी हर एक बड़े धंधे के लिए। क्या ये बात क्लियर है? डन साहब। चलो आगे चलते हैं बच्चा। अब इधर देखिए कैसे बनाई जाती है सब्सिडरी बुक, क्या फॉर्मेट होने वाला है। तो सर ये देख लीजिएगा फॉर्मेट क्या होता है सब्सिडरी बुक का। इनको हम लोग बनाते हैं मेरे बच्चे फॉर्मेट ऑफ डीपीडी। डीपीडी, डीपीडी का मतलब क्या हो गया, डी स्टैंड फॉर डेट, टी से हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है। डी से आ गई आपकी डिटेल्स एंड ए से आ गया अमाउंट। ठीक है भैया, तारीखें हमको लिखनी होती हैं, जब भी जर्नल एंट्री पास करते तारीख लिखते हैं हम, तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तारीख की है साहब। डन। पर्टिकुलर में हम पार्टी के नाम लिखते हैं, यहां हम क्या लिखते हैं बच्चे, पार्टी के नाम।
पार्टी के नाम कहने का मतलब हम मान लो उधारी पे खरीद के लाए मेसर्स ए से, तो हमने लिख दिया मेसर्स ए से खरीद के लाए। मान लो हमने उधारी पे खरीदा रिलायंस से, तो हमने यहाँ पे रिलायंस का नाम लिख दिया। जिससे भी आप उधारी पे खरीद के लाए उस पार्टी का नाम, और फिर यहाँ पे आप लिखते हो डिटेल की भैया क्या क्या सामान खरीदा, कितनी लागत का सामान खरीदा, और उसका टोटल आप यहाँ पे लगा दो। और जो आखिरी में डिस्काउंट उसको हटा के फाइनल टोटल आता है बच्चे, उसको आप अमाउंट के कॉलम में लिखना पसंद करते हो। मैं एग्जांपल से बात को समझाऊंगा, बेहतर समझ में आपको आ जाएगी, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। आज इधर देखिए साहब, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन से बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आई होप ये रीडेबल होगा आपके लिए, अगर रीडेबल नहीं है तो मैं रीड कर रहा हूं, आप थोड़ा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है, तो आप किताब से भी खोल के देख सकते हैं। डन, ठीक है। इससे मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बोला गया द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है। मेसर्स नारायण एंड कंपनी है साहब, उसके पास ये सारी डिटेल लिखी हुई है रफ बुक में, ये सब डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। बोला गया 1 फरवरी को उसने क्या करा, परचेज करा ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट पे, उधारी पे सामान खरीदा है दोस्त। क्या पे खरीदा भैया? उधारी पे, ठीक है। 5 ग्रॉस पेंसिल्स, क्या खरीदी बच्चे? 5 ग्रॉस पेंसिल्स। और हर एक ग्रॉस कितने का पड़ रहा है मेरे बच्चे? 100 रुपए का हर एक ग्रॉस पड़ रहा है। मतलब उधारी पे सामान आप खरीद के लेके आ रहे हो। अल्टीमेटली वी कैन से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो रहा है, उधारी पे सामान खरीदा जा रहा है। उधारी पे सामान आप क्या खरीद रहे हो? 5 ग्रॉस पेंसिल खरीद रहे हो, 5 ग्रॉस पेंसिल। आप मान लीजिए ग्रॉस पेंसिल मतलब पेंसिल के डब्बे हैं, बड़े बड़े डब्बे, ठीक है। हर एक ग्रॉस पेंसिल साहब कितने का पड़ रहा है आपको? 100 रुपए का पड़ रहा है। इसके बाद आपने एक ग्रॉस रजिस्टर भी खरीदा साहब। क्या खरीदा? एक ग्रॉस रजिस्टर। एक ग्रॉस रजिस्टर में यहां बोला कि हर रजिस्टर कितने का पड़ रहा है आपको? 240 पर दर्जन। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हमको। एक ग्रॉस रजिस्टर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? तो मैं आपको ग्रॉस का मतलब बता देता हूं। ग्रॉस का मतलब होता है 144 क्वांटिटी। क्या होता है? 144 क्वांटिटी। 144 क्वांटिटी को साहब बोला जाता है यहां पे एक ग्रॉस। तो जब यहां पे 5 ग्रॉस लिखा था तो मतलब 5 इंटू 144, इसका मतलब 720 पेंसिल के पैकेट आए थे यहां। पक्की बात है साहब। यहां पे बोला एक ग्रॉस रजिस्टर, तो एक ग्रॉस रजिस्टर का मतलब 144 रजिस्टर आए हैं, ठीक है। यहां बोला 240 पर दर्जन। क्या बोला? पर दर्जन। मेरे बच्चे सब जानते हैं दर्जन का मतलब क्या होता है। दर्जन का मतलब होता है 12। क्या होता है बेटा? 12 क्वांटिटी। इसका मतलब एक ग्रॉस में कितने दर्जन आते हैं साहब? तो एक ग्रॉस में 144 होते हैं, एक दर्जन का मतलब 12 होता है। 144 डिवाइडेड बाय 12, तो सर ये आ जाते हैं 12 दर्जन। पक्की बात है। तो भैया यहां पे एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा, इसका मतलब यहां कितने रजिस्टर खरीदे? यहां पे 12 दर्जन रजिस्टर खरीदे गए। पक्की बात है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 12 दर्जन रजिस्टर। एक दर्जन का प्राइस क्या चल रहा है? एक दर्जन का प्राइस चल रहा है 240 रुपए। ये हमने लिखा, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, है ना, कैसे हमको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो साहब 5 ग्रॉस सामान खरीदा हमने 100 रुपए का। कितने का सामान हो गया यहाँ पे? 500 रुपए का। अगला सामान हमने खरीदा 12 दर्जन है, और 240 का एक दर्जन है साहब, तो ये 2880, ये हो गया 2880। ऐसा हमने लिखा। बच्चों कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे सब सिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझते चलिए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 10% का मिला साहब, तो 10% का हमको बिजनेस का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। तो हमने कर दिया प्लस 500 कर देता हूं यहाँ पे 3380, और इसमें 10% का मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट। एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड, ठीक है। कितना? 10% है साहब, तो इंटू 10% निकाल लिया, 338 हो गया। माइनस करना है इसको, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? माइनस, हाँ अरे यार 3380 माइनस 338, तो ये आ गया 3042। मतलब इतने का सामान हम उधारी पे खरीद के लेके आए। अगर हम उधारी पे खरीद के लाते, नॉर्मल जर्नल में एंट्री पास करते, तो एंट्री क्या पास करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा होता उसका नाम लिखते मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी। यहां पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से एंट्री पास नहीं करेंगे। ये पूरा डिटेल जो है ब्राउन एंड कंपनी का अच्छे से अलोंग विद डिस्काउंट वगैरह सबके साथ रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। कैसे रिकॉर्ड होगा? चलिए आ जाइए, जैसे मैंने लिखा है वैसे रिकॉर्ड होगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये देखिए ऐसे इसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा। यह मैंने यहां लिखा हुआ था, इसको इग्नोर करिएगा। इधर देखिए, सबसे पहले तारीख लिखी हमने 1 फरवरी। किससे सामान खरीदा? ये भैया परचेज बुक है। क्या है भैया? ये परचेज बुक। परचेज बुक में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। अब कैसे रिकॉर्ड होगा? इधर देखना, ये लिखा मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, कंपनी का नाम लिख दिया। क्या सामान खरीद के लाए? 5 ग्रॉस पेंसिल, एक ग्रॉस रजिस्टर खरीद के लेकर आए साहब। मैंने एक ग्रॉस रजिस्टर को कैसे लिख दिया था? 12 दर्जन लिख दिया था।
चल जाता है साहब, ठीक है। मल्टीप्लाई करा तो साहब ये 500 2880 हमारा भी यही आ रहा था सेम टू सेम। टोटल लगाया तो 3380, बिल्कुल सही बात है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट डाला 338 और यहां करने के बाद फाइनल अमाउंट यहां पे लिख दिया 3042। इसका मतलब हम उधारी पे 3042 का सामान खरीद के लेके आए हैं, ऐसा डिटेल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो डेट, पर्टिकुलर पार्टी का नाम और फिर आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हो यहां पे क्या क्या सामान खरीदा है, अमाउंट डिटेल में यहां लिखना शुरू करते हो, फाइनल अमाउंट आप अमाउंट में डाल देते हो। पक्की बात है सर। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करते हो एग्जाम के अंदर। ये प्रेजेंटेशन इसका बेहतर है। किताब में एक और प्रेजेंटेशन दिया गया है, वो और लेंथी है, उस पर आप मत जाइएगा, आप इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। ये भी किताब में ही दिया हुआ, ठीक है। 3042 ये जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड हो गया। अब बच्चे, ऐसा रिकॉर्डिंग करने का एक फायदा और होता है। जब आप नॉर्मल जर्नल में लिखते हो तो आप एंट्री पास करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, पता नहीं चलता कि क्या क्या कितना कितना सामान खरीदा। यहां एग्जैक्ट पता चलता है आपको कि इतना ग्रॉस पेंसिल खरीदा इतने रुपए का पड़ा, यहाँ पे इतना दर्जन सामान खरीदा इतने रुपए का पड़ा, वापस करना पड़ रहा है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है। अरे हाँ कि ना, इसीलिए भी इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? डन साहब। तो हमने इसको रिकॉर्ड करके दिखा दिया है ना। फॉर्मेट कैसा है? DPDA है ना। तो डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इधर देखिए, परचेज फॉर कैश, कैश में खरीदा। अगर कैश में खरीदा आपने स्टेशनरी मार्ट से 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स 300 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, सबसे पहले बताइए कैश में खरीदा गया। अगर आपने कैश में खरीदा होगा तो क्या आप उसको इस किताब में रिकॉर्ड करोगे? कतई नहीं करा जाएगा। ये रिकॉर्ड कहां हुआ होगा? ये रिकॉर्ड होगा मेरे बच्चे कैश बुक में। अभी हम कैश बुक नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ परचेज बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो इसमें इसको साहब कैश बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। थर्ड बोला गया, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। हमने कंप्यूटर खरीद लिया। अब बताइए कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, किस लिए खरीदा? ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए। क्या कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदा है? नहीं। तो अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया, आपने ऑफिस के लिए एसी खरीद लिया, आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने लैंड खरीद लिया, ये एसेट की खरीद है। इस किताब के अंदर हम एसेट की खरीद को नहीं लिखते, इसके अंदर हम सिर्फ स्टॉक की खरीद के बारे में लिखते हैं। स्टॉक का कितना उधारी पे सामान खरीदा उस डिटेल्स को लिखते हैं। तो इसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं। भले ही आपने उधारी में 30-20 हजार में इसको खरीदा होगा, मैटर नहीं करता, इसको भी लिखा नहीं जाएगा। इसको कहां लिखा जाएगा? इसको नॉर्मल जर्नल बुक में लिखा जाएगा क्योंकि उधारी में खरीदा गया था। डन, ठीक है। इसके बाद सर फोर्थ नंबर पे, परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा है, फ्रॉम द पेपर कंपनी, ठीक है। 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, 100 रुपीज पर रीम के हिसाब से खरीदे साहब। तो आपने यहां उधारी पे खरीदे अगेन, तो ये हो गया क्रेडिट परचेज। इसको हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चलिए इधर देख लीजिए। इनसे खरीदा ना पेपर कंपनी से, हम नाम लिख देंगे दी पेपर कंपनी, ठीक है। क्या खरीदा? 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर। तो हमने 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर खरीदा, हम लिख देंगे यहाँ पे 5 रीम्स हैं व्हाइट पेपर के। कितने का एक रीम पड़ रहा है साहब? 100 रुपए का पड़ रहा है। इसका मतलब कितने का सामान खरीद लिया हमने? 500 का। इसको इधर भेज देता हूं। फिर बोला 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर। सर रूल्ड पेपर भी हमने इनसे खरीदे हैं साहब। तो 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर कितने खरीदे बच्चे? 150 रुपए के हिसाब से। 150 पर रीम ही लिखा है ना? हाँ, 150 पर रीम। तो साहब ये भी हो गया आपका 1500 रुपए का। टोटल सामान खरीद लिया आपने 2000 का उधारी पर। फिर इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का। 10% का डिस्काउंट यहां माइनस कर देंगे हम, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हो गया 200 का, माइनस कर देना। तो कितने का सामान खरीदा आपने? 1800 का सामान खरीदा। आ जाइए, प्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगा। देखिए बाकी के ट्रांजेक्शन नहीं लिखे। 4 फरवरी का पेपर कंपनी का ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ट्रांजेक्शन क्या लिखा? 5 रीम व्हाइट पेपर 100 रुपए के हिसाब से 500 के, 10 रीम रूल पेपर 1500 के। टोटल सामान खरीदा 2000 का, ट्रेड डिस्काउंट 200 का माइनस करा, 1800 का उधारी पे सामान खरीदा। इनसे क्लियर कट हो जाएगा इस तारीख को ये सामान उधारी पे खरीदा गया। बड़ी प्यारी बुक बना के रखी हुई है, एकदम डिटेल देती है कि हाँ हमने इनसे उधारी पे सामान खरीदा हुआ था। पक्की बात है सब? डन। इसके बाद चलिए आगे, आगे चलते हैं। परचेज 1 दर्जन जेल पेन। अपन ने 1 दर्जन जेल पेन खरीदे बच्चे, ₹15 ईच। हर दर्जन कितने पड़ा साहब? 15 रुपए का। वर्मा जी से खरीदे। तो साहब ये भी उधारी पे खरीदे हैं, इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। आ जाइए, तो इसको भी हमने आखिरी में रिकॉर्ड कर दिया होगा बच्चे। ये रहा मैसर्स वर्मा से 1 दर्जन जेल पेन, 15 रुपए का एक पड़ रहा है। अच्छा 15 रुपए का एक पेन है सर, है ना? ईच दर्जन ही ईच पेन है। तो साहब 12 पेन हो गए, 15 रुपए के हिसाब से कितने का हो गया? 180। 180 का सामान ये खरीद लिया। तो ये पूरा परचेज बुक का टोटल आ गया कि हमने साहब कितने का सामान खरीदा? हमने 5022 का, मतलब 5022 रुपए का सामान खरीद के रखा हुआ है उधारी। पक्की बात।
अब भैया यही जो बैलेंस है आपका, ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस आ जाता है क्रेडिट परचेज की। हमने इतने रुपए का सामान उधारी पर खरीद रखा है, ये हमारे सर की लायबिलिटी है। तो आप सीधा सीधा इसी को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। इधर देखिए नोट में क्या लिखा है, परचेजेस ऑफ कैश परचेज एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। ठीक है, कैश परचेज एंड कंप्यूटर परचेज को उसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, लॉजिक में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं, सेल बुक का एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन कहां गया भाई, सेल बुक वाला, शिट, लगता है कुछ ब्लंडर हो गया है, छोटा सा ब्लंडर हो गया है शायद। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन दो बार आ गया, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, बस एक सेकंड का टाइम दे दीजिएगा मुझे। ये होगा क्या, यही होना चाहिए। परफेक्ट, ये रहा। क्या बात है, किस्मत किस्मत। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, इसको मैं यहां पे लेके आ गया। ये क्वेश्चन 2 है, इलस्ट्रेशन 2 है, बेसिकली आपके स्टडी मटेरियल का आईसीआई का इलस्ट्रेशन 3 है। हाँ, ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन 3 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 परचेज पे था, मेरे को लगा एक परचेज का एक सेल का 2 ले लेता हूं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 है साहब, इसको आराम से देखेंगे आप कैसे बोला गया। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2022 एज पर द वेस्ट बुक, मेक आउट देयर सेल। अरे हाँ कि ना, इससे कहा कि सेल बुक बना के दे दीजिए, डेटा लिखा हुआ था कुछ इनके पास। अब देखते हैं सेल बुक बनानी है इस बार हमको। सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है मेरे बच्चे, सेल बुक में रिकॉर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल। क्या होता है बच्चे, क्रेडिट सेल, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता है। डन, आ जाइए। सबसे पहले बोला सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, उधारी पे सामान बेचा है। क्या बेचा है, 30 शर्ट बेची है 800 रुपए के हिसाब से हर एक शर्ट है। 20 ट्राउजर बेचे हैं 1000 रुपए के हिसाब से पर ट्राउजर है। बताइए कितना सामान बेचा, निकाल पाएंगे? डन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तारीख लिख देते हैं बच्चे। तारीख यहां पे लिखी हुई है क्वेश्चन में, शायद तारीख नहीं है तो डेट वाला कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ देंगे। नाम किसको बेचा है साहब, हमने बेचा है मेसर्स गुप्ता जी को, गुप्ता एंड वर्मा। डन, गुप्ता एंड वर्मा, इनको बेचा है सामान। अब क्या क्या सामान बेचा है आप लिख लीजिए, यहां सामान बेचा हमने 30 शर्ट है। कितने रुपए की एक शर्ट है बेटा, एक शर्ट है 800 रुपए की, हम लगा लेंगे हिसाब किताब। इसके बाद हमने बेचे 20 ट्राउजर। 20 ट्राउजर कितने के हैं बेटा, 1000 रुपए के हिसाब से हैं, 1000 के हिसाब से हैं। डन, तो ये वाला कैलकुलेशन तो सीधा सीधा बन गया, और ये 800 तिया भी हो जाएगा, तो ये 8 3 का 24 हो गया, 24 और ये 24,000 हो जाएगा। पर एक बार कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, 30 इंटू 800, 24,000। डन, सही है। डर लगता है बेटा, अब से कैलकुलेटर यूज करना शुरू करा है, छोटी कैलकुलेशन में भी डर लगने लगा, आपको भी लगने लगा होगा। 24 प्लस 20 कितना हो गया, 44,000, इतना हो गया। 44,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है उनको, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा 4,400। तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 44 माइनस 4,400, ये आ जाएगा 39,600 की हमने इतना सामान उधारी पर बेच दिया। नॉर्मल जनरल में रिकॉर्ड करते तो उसकी एंट्री क्या पास करते सर आप एंट्री पास करते कि इनसे पैसा लेना है, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास करते। इतना डिटेल आपको नहीं मिलता, पर यहां पे क्योंकि आपने सेपरेट बुक बना रखी है बच्चे, तो उसका आपको फटाक से आपको पता भी चल जाए कितना सामान उधारी बेचा हुआ है। इतना आपको जनरल में सर्च नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इतना डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या सामान बेचा था। तो देखिए मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्टें 800 के हिसाब से, 20 ट्राउजर 1000 के हिसाब से, टोटल 44,000 का सामान लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,400 का टोटल सामान कितना हो गया, 39,600 का। यहां पे ये लोग कभी कभी इनवॉइस नंबर भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी इनवॉइस हमने जनरेट करा हुआ, तो ऐसा लिख देते हैं लोग फॉर्मेट में, है ना। इसको भी आप लिख लीजिएगा अगर सेल बुक का हो कि हाँ भैया हमने इनवॉइस जनरेट करा होगा। भले इनवॉइस नंबर हमारे पास नहीं, हम लिख देते सेल्स एज पर द इनवॉइस नंबर डेटेड, ऐसे करके हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह नहीं है हमारे पास, और इनवॉइस नंबर भी नहीं है हमारे पास। डन, ठीक है। इसके बाद साहब अगला वाला देख लेते हैं हम। अगला वाला सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर आगे पढ़ूंगा ही नहीं साहब, लिखा है सोल्ड फर्नीचर टू मेसर सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। बताइए फर्नीचर को जो बेचा है, क्या इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। फर्नीचर को बेचना मतलब एसेट को बेचना हो गया, एसेट को बेचना रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, सामान बेचने का हिसाब किताब अलग से करें। ठीक है, फिर बोला सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स रुपीज 800 पर शर्ट। ठीक है साहब, इनको हमने बेचा है कितना शर्ट बेचा है,
50 शर्ट बेचा है 800 रुपए के हिसाब से, और सोल्ड 13 शर्ट टू चीप स्टोर ₹750 ईच फॉर कैश। इनको भी नीचे हमने बेचा 13 शर्ट पर कैश में बेचा है। बच्चे बताओ कैश को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। ये कहां रिकॉर्ड होगा? ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये जो फर्नीचर का सेल है कहां रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा जर्नल बुक में, जर्नल एंट्री की जगह। तो बीच वाला ट्रांजेक्शन बस रिकॉर्ड होगा यहाँ पे कि 50 शर्टें बेची हैं जैन एंड सन्स को 800 रुपए के हिसाब से। तो आ जाइए, इसको हम देख लेते हैं। ये हो गया, जैन एंड सन्स को आपने 50 शर्टें बेची हैं 800 के हिसाब से, तो साहब ये आपका 40,000 का हिसाब किताब बन के आ गया। यहां नीचे लिखा है सेल्स एज पर दी इनवॉइस नंबर डेटेड। पक्की बात है। इसके बाद भैया अगले पे चल देते हैं। अगले पे सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचा है टू मेसर्स माथुर एंड जैन को। 100 शर्टें बेची हैं 750 के हिसाब से, 10 ओवरकोट बेचे हैं 5000 के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट दिया। मेरे बच्चे अगेन सेम फॉर्मेट में क्रेडिट का है तो उसको रिकॉर्ड करा जाएगा और इसको आपने बराबर यहाँ पे लिख लिया होगा। माथुर एंड जैन 100 शर्टें 750 के हिसाब से, 10 ओवरकोट 5000 के हिसाब से, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद आपका अमाउंट आ गया। आई होप आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी। आखिरी में जाके टोटल लगा देंगे, पता चल जाएगा टोटल हमने टोटल कितना उधारी पे सामान बेचा। दैट इज कॉल्ड टोटल क्रेडिट सेल। ये सब्सिडरी बुक्स बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, बड़ा हेल्प करते हैं बड़े बड़े बिजनेस को कि वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो पाए। क्या मेरी बात क्लियर है? दोस्तों इस तरीके से यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चन लिखे गए हैं, है ना। ऐसे ही आपके मॉड्यूल में 2 एक इलस्ट्रेशन और दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी मॉड्यूल के हैं, इनका इतना ही प्रैक्टिस काफी रहेगा। अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है, उसको और एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग साथ में, तो हमारे ऊपर से टेंशन खत्म हो जाएगा। वो और आने के चांसेस होते हैं। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है छोटा सा, इसको और देख लीजिए एक बार। बड़ा सिंपल है, 2 बार पेपर में आ चुका है, हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है वाला, इसलिए इसको देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, बड़ा सिंपल है। क्या क्या फायदे होते हैं सब्सिडरी बुक बनाने के? सबसे पहले कहा गया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आप बांट सकते हो। बच्चे क्या होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने अलग डिपार्टमेंट बनाती है। परचेज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, सेल का अलग डिपार्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स पेबल का अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो क्योंकि आपने अलग अलग किताबें बना रखी है तो अलग डिपार्टमेंट उसको मैनेज कर सकता है। तो हर एक किताब को अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेज कर लेता है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा जा सकता है। बट अगर जर्नल में सब रिकॉर्ड करते तो आपको सारा काम एक ही डिपार्टमेंट पे करना पड़ता, तो आप काम को नहीं बांट पाते। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट क्लर्क्स कैन हैंडल डिफरेंट बुक्स। पक्की बात है। सेकंड हो गया स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? स्पीड अप कर पाना। आप काम को ज्यादा स्पीड अप कब कर पाओगे? जब आपने सेपरेट किताबें बना के रखी होंगी। अगर एक ही किताब होगी तो ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो साहब इसीलिए बोला स्पेशलाइजेशन आ जाता है एंड एफिशिएंसी आता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बिकम फास्टर एंड मोर एक्यूरेट ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। पक्की बात है। स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब कि वो डिपार्टमेंट वही वही काम कर रहा है तो उसको आदत लग जाती है, उसको समझ में आता है कैसे काम करना है, तो वो एक फोकस होकर काम कर पाता है। सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको क्विकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कितना उधारी का सामान का पैसा देना है, कितना उधारी का सामान का पैसा लेना है, तुरंत पता चलता है। एंड फैसिलिटी इन चेकिंग, अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो तो साहब उसको जल्दी से चेक कर पाते हैं। आपके जो सीए वगैरह हैं उसको बढ़िया आराम से चेक कर पाएंगे, ऑडिटर फटाक से चेक कर पाएंगे, जल्दी से उसको वेरीफाई करा जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट है बच्चे, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने बड़े शॉर्ट में क्रक्स में इसका आंसर लिख रखा है, आपको इसके इर्द गिर्द ही थोड़ा डेटा बनाना पड़ेगा। किताब में बहुत बड़ा आंसर लिखा हुआ है, आप इन्हीं 5 पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच अपने हिसाब से कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आता हूं कल भैया नए चैप्टर के साथ। आपको कैश बुक रखूँ फटाफट, आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट जितने में भी हुआ, पता नहीं कितने देर में हुआ वाला, तो उतने में खत्म कराता हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।